अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू बाइनरी क्लासरूम। और आज की इस क्लास में हम लोग CS201 लेक्चर नंबर 39 को पढ़ने वाले हैं। लेक्चर नंबर 39 में हमारे पास टॉपिक्स जो हैं वो है पॉइंटर्स, रेफरेंस, कॉल बाय वैल्यू, कॉल बाय रेफरेंस, डायनेमिक मेमोरी, असाइनमेंट, इनिशियलाइजेशन, कॉपी कंस्ट्रक्टर क्या होता है, और इसी तरह कुछ थ्योरी का पार्ट है हमारे पास, रूल्स और यूजेज ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर। तो ये तमाम के तमाम टॉपिक्स हम लोगों ने इसी लेक्चर में कवर अप करने हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है पॉइंटर्स। पॉइंटर्स हमारे पास कुछ भी नहीं होते, एक स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल्स होते हैं जिसके अंदर हम लोग वैल्यू की बजाय मेमोरी का एड्रेस स्टोर करा के रखते हैं। पॉइंटर इज़ अ स्पेशल टाइप ऑफ वेरिएबल डैट कंटेन अ मेमोरी एड्रेस। वैसे जो वेरिएबल्स होते हैं ना, उसके अंदर हम लोग वैल्यू स्टोर कराते हैं, जैसे कि इंट a इज इक्वल टू 10, यानी कि a के अंदर वैल्यू है 10। बट पॉइंटर अगर मैंने उसको बना दिया, इंट a को पॉइंटर अगर मैंने डिक्लेयर कर दिया, तो उसके अंदर वो 10 नहीं जाएगा, उसके अंदर मेरे पास मेमोरी का एड्रेस जाएगा, यानी कि जिस मेमोरी लोकेशन के ऊपर, रैम की कौन सी स्लॉट के ऊपर आपका जो 10 है वो स्टोर होगा, तो उसका जो एड्रेस होगा ना, वो हमारे पास पॉइंटर वाले वेरिएबल के अंदर आ जाता है। इट इज़ नॉट अ वेरिएबल डैट कंटेन अ वैल्यू। ये वो वेरिएबल नहीं होता जिसके अंदर वैल्यू होती है, रादर एन एड्रेस ऑफ द मेमोरी। ये उसके बरक्स मेमोरी का एड्रेस होता है, डैट इज़ कंटेन्ड इनसाइड अ पॉइंटर वेरिएबल, जो उस पॉइंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर किया जाता है। इसको मैं दिखाता भी हूँ आपको प्रैक्टिकली, लेकिन उससे भी पहले हम लोग रेफरेंस पढ़ लेते हैं, फिर आप एक ही दफ़ा इसका प्रोग्राम देखते हैं। अ रेफरेंस कैन बी कंसीडर्ड एज अ स्पेशल टाइप ऑफ पॉइंटर। रेफरेंस क्या है? वो भी पॉइंटर की एक एडवांस किस्म है। एज इट आल्सो कंटेन मेमोरी एड्रेस, क्योंकि ये भी हमारे पास मेमोरी एड्रेस को स्टोर कराता है। लेकिन इसमें थोड़ा फ़र्क है, देयर आर सम डिफरेंस बिटवीन पॉइंटर एंड रेफरेंसेस। रेफरेंस और पॉइंटर में कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है कि पॉइंटर में नॉट पॉइंट टू नथिंग वाइल रेफरेंस ऑलवेज हैव टू पॉइंट टू समथिंग। कहते हैं कि जो पॉइंटर है वो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो किसी चीज़ को भी पॉइंट नहीं कर रहा होता, मतलब कि वो नल होते हैं, वो खाली होते हैं। ठीक है, नल का नाम शायद आपने सुना हो, नल कहते हैं खाली को। तो बाज़ औक़ात हो सकता है कि हमारी मेमोरी लोकेशन खाली भी हो, तो उसको अगर पॉइंटर वो पॉइंट करा रहा हो तो ऐसे पॉइंटर को नल पॉइंटर बोला जाता है। बट जो रेफरेंस होता है ना, ये कभी भी खाली नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ वैल्यूज़ जो है वो एड्रेस जो है वो पड़ा हुआ होता है। तो अब इसका प्रैक्टिकल देख लेते हैं फ़िलहाल। VS कोड में मैं आ चुका हूँ और मैंने यहाँ पर अपना जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो है लिख लिया। और इसके बाद मैंने यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले तो मुझे यहाँ पर 2 फंक्शन बनाने, लेकिन उस फंक्शन बनाने के से पहले भी हम यहाँ पर ये कर लेते हैं कि एक वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम मैं रख देता हूँ, नाम रख देते हैं, और इसके अंदर जो वैल्यू है वो मैं फ़िलहाल के लिए 42 स्टोर करा रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक हो गया वेरिएबल। अब इसी वेरिएबल को मैं पॉइंटर भी बनाऊंगा, ये होता है नॉर्मल वेरिएबल जो हम आम तौर पे बनाते हैं, लेकिन इसी वेरिएबल को मैं अभी आपको पॉइंटर भी और रेफरेंस भी बना के दिखाऊंगा। लेकिन उससे भी पहले मैं क्या करता हूँ, 2 फंक्शन बना लेता हूँ, एक जो मेरा पॉइंटर को शो करेगा और एक मेरा रेफरेंस को शो करेगा। तो पहला फंक्शन है मेरे पास पॉइंटर का, तो मैं यहाँ पर पॉइंटर लिख देता हूँ, और पॉइंटर के अंदर यहाँ पर मुझे यहाँ पर ये पास करना होगा, तो मुझे लिखना होगा इंट स्टार और PTR लिखना होगा, जो कि मेरा पॉइंटर बना देगा। यहाँ पर जो स्टार है यही मेरे पास रेफरेंस ले रहा होता है। और इस पॉइंटर नाम के फंक्शन के अंदर मुझे करना क्या है, इस पॉइंटर नाम के फंक्शन के अंदर मुझे सिंपली ये करना है कि मुझे यहाँ पर एक सी आउट कराना है सबसे पहले, तो जिसके अंदर मैं लिखूँगा वैल्यू एट द एड्रेस पॉइंटेड बाय द पॉइंटर। ये मैंने कुछ एक मैसेज लिख दिया, और यहाँ पर मुझे वैल्यू क्या शो होनी चाहिए, मुझे पॉइंटर की वैल्यू शो होनी चाहिए, जो मैंने ऊपर यहाँ पास किया ना, तो वही मैंने स्टार के साथ लिख दिया। और एक एंडल भी लगा लेते हैं ताकि ये अगली लाइन में हमारे पास शो हो। सिमिलरली एक और मैं सी आउट लगाऊंगा, और इस सी आउट के अंदर मुझे सिंपली क्या करना है, मुझे लिखना है मेमोरी एड्रेस ऑफ द पॉइंटर। ये मैंने मैसेज प्रिंट करा दिया। जो पहले वाला होगा ये मेरे पास वैल्यू को शो कराएगा, और जो दूसरे वाला ये मेरे पास मेमोरी को शो कराएगा। अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क अंदाज़ा लगाएं तो इन दोनों में मैंने एक फ़र्क किया है। यहाँ पर मैंने स्टार के साथ लिखा है PTR और इस वाली लाइन में, और यहाँ पर मैंने सिर्फ PTR लिखा है। ये PTR क्या है, ये यहाँ से ये वाला ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो पहले में मैंने जो स्टार वाला लिखा है ये मुझे वैल्यू रिटर्न करेगा, जबकि जो दूसरे में सिर्फ मैंने PTR लिखा है ये मुझे एड्रेस रिटर्न करेगा। तो अगर मैं इस वेरिएबल को यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल बनाना चाहूँ तो मुझे क्या लिखना होगा, इंट स्टार, और जो मेरे पॉइंटर वेरिएबल का नाम है वो लिखूंगा, और उसके बाद इक्वल टू लगा के यहाँ पर रेफरेंस दे दूंगा जो मैंने ऊपर वेरिएबल बनाया अपना नॉर्मल। यहाँ तक करने के बाद क्या हुआ, ये जो मेरा ये वाला वेरिएबल है ये बन गया पॉइंटर। ठीक है, इस लाइन के करने से अब मुझे क्या करना है, सिंपली ये जो पॉइंटर वाला मैंने फंक्शन बनाया है इसको एग्जीक्यूट कराना है। तो मैं यहाँ लिखूंगा पॉइंटर, और इसके अंदर वैल्यू पास करा दूंगा। किसकी वैल्यू पास करा दूंगा, मैं PTR की वैल्यू पास करा के मैं सिंपली इसको सेव करूंगा। सेव करके अगर इसको मैं आपको रन करके दिखाऊं तो देखना मेरे पास क्या प्रिंट हो गया होता है। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास पहली लाइन में प्रिंट होके आ रहा है वैल्यू एट एड्रेस पॉइंटेड बाय द पॉइंटर इज 42। मतलब कि जो मेरी पहला सी आउट है इसके अंदर मुझे वैल्यू प्रिंट होके आ रही है।
बट जो दूसरा वाला सी आउट है उसमें देखें मेमोरी एड्रेस ऑफ द पॉइंटर इज़ 0 मल्टीप्लाई बाय 61FF18। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो दूसरा सी आउट है ये मुझे एड्रेस दे रहा है। तो यहाँ से आपको पता लग गया कि पॉइंटर जो है वो एड्रेस स्टोर कराता है। अगर आपको वैल्यू चाहिए तो आप लोग पॉइंटर वेरिएबल, जो भी आपके वेरिएबल का नेम है उसके साथ स्टार लगाएंगे। अगर आपको उसका एड्रेस चाहिए तो आप सिंपली उसका नाम लिख देंगे। तो ये सिंपल सी चीज़ थी। इसी तरह अब हम रेफरेंस को भी देख लेते हैं। तो रेफरेंस के लिए भी मुझे यहाँ पर एक और फंक्शन बनाना पड़ेगा जिसका नाम मैं रख रहा हूँ वॉइड रेफरेंस रख लेते हैं। और इसके अंदर भी मेरे पास जो है वो एक पैरामीटर जाएगा जिसका नाम होगा इंट। और क्योंकि ये रेफरेंस है तो रेफरेंस का जो हमारे पास सिंबल होता है वो होता है ये एंड वाला, और इसके अंदर मुझे वेरिएबल का नाम दे देना होगा। तो ये बन गया मेरे पास रेफरेंस वाला फंक्शन। इसके अंदर भी मैं 2 सी आउट कराऊंगा, एक वैल्यू का और एक उसके एड्रेस का। जो सिर्फ मेरे पास वैल्यू प्रिंट कराएगा उसका सी आउट में मैं यहाँ पर सिर्फ उसका नाम लिख दूंगा और एक एंडर भी लगा देते हैं, यहाँ पर एंडर लगा देते हैं ताकि ये मेरे पास सिर्फ वैल्यू प्रिंट हो जाए। ठीक है, यहाँ पर ज़रा आप बस ये गौर करते रहना, पॉइंटर में मैंने स्टार लगाया था और एड्रेस में मैंने स्टार नहीं लगाया था, बट यहाँ पर वैल्यू में रेफरेंस के मैंने कुछ भी नहीं लगाया। लेकिन इसी तरह एक और अगर मैं सी आउट बनाऊँ जो कि मुझे एड्रेस स्टोर कराए तो इसको मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा विद अपना रेफरेंस ऑपरेटर के साथ। ठीक है, रेफरेंस ऑपरेटर यानी कि एंड के साथ, और इसके आगे भी एक एंडर लगा लेते हैं। अब देखें, एक दफ़ा प्रोग्राम को मैं दोबारा से आपको कवर अप कर रहा हूँ। मैंने 2 फंक्शन बनाए, एक मेरे पास पॉइंटर को डिस्प्ले कराएगा, एक मेरे पास रेफरेंस को डिस्प्ले कराएगा। जो पॉइंटर होते हैं और रेफरेंस होता है उसमें मेजर डिफरेंस क्या होता है, जो पॉइंटर बनाते हैं हम लोग उसके अंदर स्टार का यूज़ किया जाता है, जबकि जो रेफरेंस बनाते हैं उसके अंदर हम लोग ये एंड वाला ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं। ये निशानी होती है पॉइंटर और रेफरेंस की। अब जो पॉइंटर वेरिएबल होता है उसके अंदर अगर आपको वैल्यू प्रिंट करानी है जो आपके वेरिएबल के अंदर मौजूद है तो आपको स्टार के साथ अपने पॉइंटर का नाम लिखना होगा। बट अगर आपको उसका एड्रेस प्रिंट कराना है तो आपको सिंपली अपने वेरिएबल का नाम लिखना होगा। सिमिलरली अगर आपको रेफरेंस प्रिंट कराना है तो अगर रेफरेंस की वैल्यू प्रिंट करानी है तो सिंपली आपको वेरिएबल का नाम लिखना होगा जो आपने यहाँ पास कराया। बट अगर आपको उसका मेमोरी एड्रेस चाहिए तो आपको उसको रेफरेंस ऑपरेटर के साथ ही एक्सेस करना पड़ेगा। सही है, तो अब अगर मैं ये करूं कि जिस तरह मैंने यहाँ पर पॉइंटर वेरिएबल बनाया था इस तरह वाला, तो यहाँ पर मुझे एक रेफरेंस वेरिएबल भी बनाना होगा। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा इंट और यहाँ पर रेफरेंस वेरिएबल और इसको REF का नाम दे देते हैं और इसके अंदर मुझे नंबर भेजना होगा। तो ये लाइन करने से मैंने क्या किया, अपने इस नंबर वाले वेरिएबल को रेफरेंस बना लिया। ठीक है, ये इस वाली लाइन में ये पॉइंटर बन रहा है बट इस वाली लाइन में ये रेफरेंस बनना है। तो अगर मुझे अब सिंपली इसकी वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है तो मैं रेफरेंस लिखूंगा। तो रेफरेंस का फंक्शन कॉल करने के बाद मुझे यहाँ पर सिंपली जो है इस वेरिएबल की वैल्यू पास करने की, जो मैंने REF नाम से बनाया ना, तो मुझे यहाँ पर सिंपली लिखना होगा REF। और जैसे ही अगर मैं इसको सेव करके रन करूँगा तो देखना मेरे पास क्या शो होता है। तो सबसे पहले तो मेरे पास पॉइंटर वाला वेरिएबल दोबारा से शो होगा क्योंकि वो मैंने अभी कमेंट आउट नहीं किया। दूसरे मेरे पास रेफरेंस शो होगा। अब देखें मेरे पास जो पहली 2 लाइनें हैं ये तो हम लोगों ने समझ ली, बट जो लास्ट 2 लाइनें हैं इनको ज़रा गौर से देखें। लिखा हुआ है वैल्यू ऑफ द रेफरेंस वेरिएबल इज़ 42, मीन्स के जो हम लोगों ने यहाँ पर ये वाला सी आउट देखा ये मेरे पास वैल्यू शो करा रहा है। ठीक है, सिमिलरली जो मेरे पास लास्ट लिखा हुआ है मेमोरी एड्रेस ऑफ द रेफरेंस वेरिएबल, उसने मेरे पास मेमोरी शो करा दी इस वाले ने। तो ये इसमें छोटा सा एक डिफरेंस होता है और पॉइंटर और रेफरेंस में लिखने का तरीका अलग है, दोनों सेम ही काम करते हैं। और एक जो डिफरेंस ये था कि पॉइंटर जो है वो नल भी हो सकता है बट रेफरेंस कभी भी खाली नहीं हो सकता, उसके अंदर कोई ना कोई वैल्यू स्टोर रहती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक कॉल बाय वैल्यू। नाउ कॉल बाय वैल्यूज़ क्या होते हैं, ये व्हेन एवर वी कॉल अ फंक्शन एंड पास एन आर्गूमेंट, जब भी हम कोई फंक्शन कॉल करते हैं उसके अंदर कोई आर्गूमेंट पास करते हैं, एन ऑब्जेक्ट या कोई ऑब्जेक्ट और अ वेरिएबल या कोई वेरिएबल, इट इज़ कॉल बाय वैल्यू, उसी को बोला जाता है कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, कोई फंक्शन कॉल किया, जैसे अभी मैंने आपको एक फंक्शन बना के दिया, उसके अंदर जो मैंने ब्रैकेट्स के अंदर कुछ वैल्यू कुछ वेरिएबल पास किया था उसी को कॉल बाय वैल्यू बोला जाता है। इट मीन्स दैट द ओरिजिनल डाटा रिमेन्स एट इट्स प्लेस एंड टेम्परेरी कॉपी ऑफ इट्स मेड एंड पास टू द फंक्शन। कहता है कि जो आपका कॉल बाय वैल्यू होता है ना, ये आपकी जो ओरिजिनल वैल्यू होती है ना उसको मॉडिफाई नहीं करता, मतलब कि वो उसकी एक कॉपी बना के जो है वो आर्गूमेंट में फंक्शन को पास करता है, बट जो उसकी ओरिजिनल वैल्यू होती है ना वेरिएबल की वो कभी भी चेंज नहीं होती। तो इसको हम प्रैक्टिकली भी देख लेते हैं कि क्यों नहीं ये चेंज होती। और ये लाइन आपको याद रखनी है कॉल बाय वैल्यू में कि इसकी ओरिजिनल वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होती। आप जितना मर्जी उसको मॉडिफाई कर लें, जो उसकी कॉपी फोटो स्टेट बना के रखी होगी ना आपने, वो हमेशा चेंज होती रहेगी, लेकिन जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पर सिंपल मैंने अपने उसी प्रोग्राम को रिमूव कर दिया है और यहाँ पर मैं नया प्रोग्राम बनाने लगा हूँ कॉल बाय वैल्यू का। तो कॉल बाय वैल्यू का मैंने पूरा प्रोग्राम यहाँ पर बना लिया ताकि टाइम बच जाए।
अब इसमें मैंने देखो सिंपली कुछ भी नहीं किया, आपको समझ आ जाएगी। सबसे पहले तो मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसके अंदर वैल्यू स्टोर करा दिया 10। अब मैंने उसका एक फंक्शन बनाया, क्योंकि कॉल बाय वैल्यू समझना है तो फंक्शन तो बनाना पड़ेगा ना। तो मैंने उसका एक फंक्शन बनाया जो कि इंक्रीमेंट करता है मेरे इस नंबर को, मतलब कि मुझे ये नंबर इस फंक्शन में पास कराना है और ये जो नंबर जब इसके पास जाएगा उसके अंदर एक वैल्यू को ऐड कर देगा, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स आप लोगों ने पढ़ा होगा, यानी कि जो 10 है इसको इसके अंदर 1 प्लस कर देगा और मुझे 11 रिटर्न करेगा। बट ये देखें, अगर मैं इस फंक्शन को कॉल करने से पहले अपने नंबर को डिस्प्ले कराऊं और जब ये फंक्शन कॉल हो जाए और उसके बाद इस नंबर को डिस्प्ले कराऊं, तो देखना मेरे पास क्या रिजल्ट आता है। मैं इसको रन कर रहा हूं और देखते हैं कि क्या हमारा 10 जो है वो 11 होता है या नहीं होता। देखें, बिफोर कॉलिंग द फंक्शन, यानी कि फंक्शन कॉल करने से पहले हमारी नंबर के अंदर क्या वैल्यू थी 10, बट मैंने उसके बाद फंक्शन भी कॉल किया है। फंक्शन क्या करता था, वैल्यू के अंदर एक ऐड कर देता था, मतलब उसने मुझे 11 रिटर्न करना था। लेकिन यहाँ पर देखें, आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन उसमें भी वैल्यू मुझे 10 नज़र आ रही है। ये क्या हुआ यहाँ पर? तो यही चीज़ मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। जो आपका कॉल बाय वैल्यू होता है वो कभी भी आपके ओरिजिनल डेटा को मॉडिफाई करता ही नहीं है। बेशक उसने जो है वैल्यू को यहाँ पर 1 से बढ़ाया, लेकिन वो उसकी कॉपी को बढ़ाया जो यहाँ पर प्रिंट हो रही है नंबर नाम से, लेकिन उसने ओरिजिनल जो डाटा है उसको कोई छेड़ पंगा किया ही नहीं। तो ये इसमें हमारे पास याद रखने वाली बात है कि कॉल बाय वैल्यू कभी भी आपके ओरिजिनल डेटा को मॉडिफाई नहीं करती, ये हमेशा आपके कॉपी के डेटा को मॉडिफाई करती है। अब मुझे तो चाहिए यार ये मॉडिफाई हो, तब मैं क्या करूं? तो उसके लिए यूज़ होता है कॉल बाय रेफरेंस। तो कॉल बाय रेफरेंस हम लोग अब पढ़ लेते हैं। सो कॉल बाय रेफरेंस क्या है? कॉल बाय रेफरेंस इज़ अ मेथड ऑफ पासिंग आर्गूमेंट टू अ फंक्शन। ये भी उसी तरह फंक्शन को आर्गूमेंट पास करने हैं, वेयर द मेमोरी एड्रेस ऑफ द एक्चुअल आर्गूमेंट इज पास, जहाँ पर हम लोग वेरिएबल को पास करने के बजाय मेमोरी का एड्रेस पास करते हैं। अब मेमोरी का एड्रेस पास करेंगे, वहाँ पर जो भी वैल्यू होगी उसको हम चेंज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। लेकिन कॉल बाय वैल्यू में क्या था, हम वेरिएबल का जो है वेरिएबल पास कर रहे थे, तो वेरिएबल जो है वो उसकी कॉपी जा रही थी, एक्चुअल वेरिएबल चेंज ही नहीं हो रहा था। तो ये मसला था। अब ये करने से, कॉल बाय रेफरेंस करने से मैं वैल्यू को चेंज कर पाऊंगा। सो एक्चुअल आर्गूमेंट इज पास्ड इनटू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। दिस अलाउ द फंक्शन टू डायरेक्टली मॉडिफाई द वैल्यू। ये अलाउ करते हैं आपके फंक्शन को कि आप वैल्यू को मॉडिफाई कर लें ऑफ द ओरिजिनल वेरिएबल इन द कॉलिंग कोड। जो भी आपका कॉलिंग कोड है उसके अंदर आप जैसे ये पास करेंगे तो आपका जो है वो डेटा मॉडिफाई हो जाएगा। तो इसका भी प्रोग्राम मैं आपको दिखा देता हूँ। इस बारी वही प्रोग्राम होगा, थोड़ा सा उसके अंदर मैं चेंज कर दूंगा। तो ये मेरे पास वही प्रोग्राम है, मैंने इसको बस इसका नेम चेंज कर दिया, इंक्रीमेंट बाय रेफरेंस वहाँ पर था कॉल बाय वैल्यू वाला, ठीक है। और इसके अंदर देखिए सेम सारी चीज़ें वही है। नंबर के अंदर वैल्यू भी 10 है और यहाँ पर भी बिफोर कॉलिंग द फंक्शन वैल्यू प्रिंट हो रही है, आफ्टर कॉलिंग द फंक्शन वैल्यू प्रिंट हो रही है, और एक बीच में मेरे पास फंक्शन कॉल हो रहा है। फंक्शन का काम क्या है, जो भी उसका नंबर दिया जाए उसके अंदर एक ऐड कर दे। बट यहाँ के अगर आप पैरामीटर देखें और पिछला जो भी मैंने आपका प्रोग्राम बनाया उसके अंदर पैरामीटर देखें, तो यहाँ पर देखें मैंने इंट के साथ अपन रेफरेंस ऑपरेटर लगाया हुआ है। तो क्योंकि ये कॉल बाय रेफरेंस है तो मुझे रेफरेंस ऑपरेटर लगाना ही लगाना है। तो अगर मैंने इसको रेफरेंस ऑपरेटर लगा के अब पास किया है और बाकी सारी चीज़ें सेम रखी है और इसको अगर मैं रन करूँ तो देखें क्या मेरे पास जो ओरिजिनल वेरिएबल में वैल्यू है क्या वो चेंज होती है या नहीं होती है। तो देखें मेरे पास रिजल्ट आ चुके हैं। बिफोर कॉलिंग फंक्शन के अंदर मेरे पास वैल्यू थी 10 जो कि मेरी ओरिजिनल थी। आफ्टर कॉलिंग फंक्शन मैंने फंक्शन कॉल किया, उसके बाद जैसी वैल्यू मैंने वेरिएबल के प्रिंट कराई तो वो 11 हो चुकी थी। बट जो अभी कॉल बाय वैल्यू में देखा उसके अंदर 11 नहीं हुई थी, जिसका मतलब कि ओरिजिनल डाटा आपका जो है वो सेफ ही रहा था। बट यहाँ पर ओरिजिनल डाटा जो है हमारा मॉडिफाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्ट ही उसको मेमोरी का एड्रेस दे दिया, उसने मेमोरी के एड्रेस पे गया, वहाँ पर वैल्यू को चेंज कर दिया, सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन में एक्चुअली होता क्या है, देखें जब भी हम कोई वेरिएबल बनाते हैं चाहे एरे बनाएं तो वो हमारे पास फिक्स साइज़ होता है, ठीक है। उसके अंदर हमें वैल्यूज़ देनी पड़ती होती है, वो हमेशा उसके अंदर स्टोर रहती है। बट अगर स्मॉल अमाउंट पे एक छोटे लेवल पे बात की जाए तो हमारे पास वो टेक्निक सही काम करती है कहीं ना कहीं। बट अगर मेरे पास इतनी लार्ज अमाउंट में डाटा हो कि उसको स्टोर कराना है, फिर मैं चाहता हूं कि अगर उस डेटे का काम ख़त्म हो जाए तो वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाए, लेकिन वो वेरिएबल जो एरे हम लोग ट्रेडिशनल तरीके से बना रहे हैं उस तरह हमें वो पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए कि हमारी मेमोरी ज़ाया ना हो, वो टाइम के साथ साथ फ्री होती रहे, तो यहाँ पर काम आता है कॉन्सेप्ट डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का। डायनामिक का मतलब ये होता है कि जो चेंज करता रहे आप अपने आप को, ठीक है ना। तो जैसे ही मेरे पास यहाँ डाटा काम करेगा, जैसे उसका काम ख़त्म तो वो डिलीट हो जाएगा। तो डायनामिक मेमोरी एलोकेशन इन C++ अलाउ यू टू एलोकेट मेमोरी फॉर अ वेरिएबल एट रन टाइम। ये उस वक्त मेमोरी असाइन करता है किसी भी वेरिएबल को जैसे ही वो कोड एग्जीक्यूट हो। जैसे मैं रन के बटन पे क्लिक करूंगा मेरे पास मेमोरी जो है वो बन जाएगी, लेकिन जैसे ही मेरा जो है वो कोड जो है एग्जीक्यूट हो जाएगा, तमाम चीज़ें ख़त्म
और वो मेरी मेमोरी भी फ्री हो जाएगी, उसके अंदर जो डाटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो ये काफ़ी यूज़फुल है काफ़ी टाइम। तो रादर देन एट अ कंपाइल टाइम दिस इज़ डन यूजिंग अ न्यू ऑपरेटर। अब डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन किस तरह कर सकते हैं आप, इस न्यू ऑपरेटर की मदद से कर सकते हैं। टू एलोकेट मेमोरी ऑन हीप, जिसकी मदद से न्यू ऑपरेटर की मदद से होगा क्या कि आपको हीप के अंदर मेमोरी मिल जाएगी। हीप कहते हैं कि जिसके अंदर मेमोरी चेंज हो जाए। एंड द डिलीट ऑपरेटर टू डी एलोकेट, अब जो आपने न्यू ऑपरेटर से मेमोरी बनाई होगी, रन टाइम पे वो कॉल हुई, वहाँ पर मेमोरी बनी, डाटा स्टोर हुआ, बट जैसे एग्जीक्यूशन ख़त्म हुई अब डिलीट भी तो करना है। तो डिलीट के लिए कौन सा ऑपरेटर यूज़ करेंगे आप यहाँ पर, डिलीट ऑपरेटर टू डी एलोकेट द मेमोरी व्हेन इट इज़ नो लॉन्गर नीडेड, जब उसकी ज़रूरत नहीं होगी। तो इसका प्रोग्राम देख लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ अगेन मैंने वही अपना प्रोग्राम जो है क्लियर कर लिया और यहाँ पर मैं सबसे पहले एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ, पॉइंटर वेरिएबल, जिसका नाम होगा PTR। और इस PTR को मुझे अगर डायनामिक बनाना है तो मुझे सिंपली अभी हमने एक कीवर्ड पढ़ा न्यू, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा न्यू इंट, यहाँ पर लिख दूंगा न्यू इंट। तो इस तरह क्या हुआ, ये जो मेरा PTR है ये मेरे पास डायनेमिकली स्टोर हो गया हीप में। ठीक है, अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, इसके अंदर वैल्यू स्टोर करानी है। तो वैल्यू स्टोर कराने का इसके अंदर तरीका, आप लोग स्टार लगाएं, जो आपने वेरिएबल बनाया PTR और उसके अंदर वैल्यू दे दें। मैंने वैल्यू दे दी 42। अब मुझे क्या करना है, सिंपली इस वैल्यू को प्रिंट कराना है। तो प्रिंट कराने के लिए मुझे यहाँ पर सी आउट लिखना होगा। तो मैंने यहाँ पर सी आउट में स्टेटमेंट लिख दी डायनेमिकली एलोकेटेड इंटीजर, और उसके अंदर जो मैंने अभी वेरिएबल के अंदर वैल्यू सेट की तो वो मैंने इसको पास करा दिया। अगर मैं इसको यहाँ पर रन करूँ तो देखते हैं कि क्या मेरे पास वैल्यू जो है प्रिंट होके आती है या नहीं आती। तो यहाँ पर देखिए मेरे पास डायनेमिकली एलोकेटेड इंटीजर, उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई 42। इसका मतलब मेरे पास ये जो 42 है ये सक्सेसफुली स्टोर हो रहा है मेरे हीप में। बट अभी हमने पढ़ा कि जब हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाए तो ये मेमोरी जो है वो डिलीट हो जाए। तो मेमोरी को डिलीट करने के लिए सिंपली आपको करना क्या है, आप लोगों को सिंपली ये करना है कि यहाँ पर अगली लाइन में लिखना है डिलीट, और जो आपका वेरिएबल का नाम है PTR वो लिख देना। इससे होगा क्या कि आपकी मेमोरी डिलीट हो जाएगी। अगर मैं इसको अभी भी रन करूँ तो मेरे पास सिर्फ 42 प्रिंट होके आएगा, लेकिन मुझे ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा कि क्या वाकई ही मेरी जो है मेमोरी डिलीट हुई है या नहीं हुई। तो मेमोरी को डिलीट करके चेक करने के लिए मैं यहाँ पर एक टेक्निक लगाने वाला हूँ कि किस तरह से हमें पता लगेगा कि हमारी मेमोरी डिलीट हुई है। तो उसके लिए सिंपल है, मैं इस लाइन को कॉपी कर रहा हूँ अपने सी आउट को, और इसको डिलीट के नीचे भी यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो जो मेरी पहली लाइन है ये मेरे पास डिलीट रन होने से पहले चलेगी, लेकिन जो नीचे वाली लाइन है ये मेरे पास डिलीट मेमोरी करने के बाद रन करेंगी। अब अगर इसको मैं रन करूँ तो यहाँ पर देखना, सबसे पहले तो मेरे पास लिखा हुआ आ रहा है डायनेमिकली एलोकेटेड इंटीजर 42 प्रिंट होके आ रहा है। इसका मतलब मेरे पास मेमोरी जो है हीप में स्टोर हुई। लेकिन उसके बाद देखिए मैंने यहाँ पर लाइन चलाई डिलीट PTR, इसका मतलब मेरे पॉइंटर को डिलीट कर दो, मेरी वैल्यू को जो 42 स्टोर कराया उसको डिलीट कर दो मेमोरी में से, मुझे अब इसकी ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद डिलीट करने के बाद अगर मैं उसी पॉइंटर को, उसी वेरिएबल को एक्सेस करने की कोशिश करूं तो देखें मेरे पास उसकी जगह एक रैंडम सी वैल्यू आ रही है बड़ी सारी। और ये मैंने आपको काफ़ी टाइम लेक्चर्स में आपको बताया कि अगर इतनी बड़ी आपके पास कोई वैल्यू आ रही हो तो उसको बोला जाता है गार्बेज वैल्यू। मतलब कि वहाँ जहाँ पर ये गया था PTR को लेने, वहाँ पर उसको 42 तो मिला नहीं, लेकिन वहाँ पर कोई पुराने वक्तों में जो मैंने कहीं कोड लिखा होगा, जो कोई एड्रेस पड़ा होगा, तो वो उठा के ये उसकी वैल्यू आपको प्रिंट करा के दे देता है रैम में से। तो यहाँ से अंदाज़ा लगा लिया आपने कि हम जब मेमोरी को बनाते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उसको डिलीट करते हैं तो वो परमानेंटली डिलीट हो जाती है। ठीक है, तो इसको अगर आप बड़े लेवल पे यूज़ करें तो देखिए कितनी काम की चीज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास टॉपिक असाइनमेंट एंड इनिशियलाइजेशन। ये सबसे आसान टॉपिक है। इनिशियलाइजेशन सिंपली किसी भी वेरिएबल को वैल्यू अगर आप लोग असाइन कर दें एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन, उसको इनिशियलाइजेशन बोला जाता है। लेकिन असाइनमेंट आप लोग उस वक्त किसी वेरिएबल को बोलते हैं जब आप अपने बने बनाए वेरिएबल में कोई नई वैल्यू को असाइन करा रहे हो। तो इनिशियलाइजेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ गिविंग एन इनिशियल वैल्यू टू अ वेरिएबल एट द टाइम ऑफ इट्स क्रिएशन। जैसे आपने वेरिएबल बनाया उसी दौरान अगर आपने उसको वैल्यू असाइन कर दी तो वो होती है इनिशियलाइजेशन। इट हैपन्स ओनली वंस व्हेन द वेरिएबल इज डिक्लेयर्ड। ये एक ही दफ़ा होती है जब वेरिएबल बनाए जाते हैं। उसके बरक्स assignment operator on the other hand is a process of giving new value to an existing variable after it has been declared and initialized। जब डिक्लेयर हो जाए, इनिशियलाइज हो जाए, उसके बाद अगर आप कोई वैल्यू दें तो वो असाइनमेंट कहलाती है। इसको भी देखा देता हूँ मैं आपको कि ये किस तरह से काम करता है। तो अगर मैं यहाँ पर आके एक वेरिएबल बनाऊँ जिसका नाम मैं रखूँ नंबर, इंट नम, और उसके अंदर वैल्यू मैं फ़िलहाल के लिए स्टोर करा दूँ 10। अब ये मेरे पास वेरिएबल बन गया। अब ये जो मैंने लाइन लिखी ना, ये होती है इनिशियलाइजेशन। मतलब कि वेरिएबल बनाया उसी वक्त उसको वैल्यू दे दी, इसको क्या बोला जाता है, इनिशियलाइजेशन। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ इनिशियलाइजेशन। ठीक है। और अगर मुझे अब इसको करना है असाइन, तो अगर मैं इसको यहाँ पर सी आउट करूँ, सी आउट करके अगर आपको मैं नंबर प्रिंट करा के दिखाऊँ और इसको मैं अगर रन करूँ तो मुझे 10 प्रिंट होके मिलेगा और कुछ भी नहीं है। और सिंपली मुझे जो है वो ये देखें 10 प्रिंट होके मिल गया।
बट अब मैं चाहता हूँ कि यार इसको मैं असाइन किस तरह करूँ। तो असाइनमेंट करने के लिए सिंपली कुछ भी नहीं करना आपको, दोबारा आपने वेरिएबल का नाम लिखना है, इक्वल टू लगाना है और यहाँ पर आपने वैल्यू दे देनी है। तो ये जो अब मैंने लाइन लिखी इसके नीचे, इसको बोला जाता है असाइनमेंट, ठीक है, असाइनमेंट बोला जाता है। अब इसको अगर मैं रन करूँ, यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और इसको यहाँ पर नंबर के नीचे लिख देता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं इसको रन करूँ तो सबसे पहले मुझे 10 प्रिंट होके आएगा जो कि इनिशियलाइजेशन की वैल्यू थी, और दूसरी बार में मुझे असाइनमेंट वाली वैल्यू प्रिंट हुई जो कि मैंने नंबर में बताया था। ये सिंपल सा टॉपिक है, कोई इसमें कम्प्लेक्स चीज़ है नहीं। नेक्स्ट है हमारे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर। नाउ कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारे पास एक स्पेशल टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर होता है जो कि पहले से बने हुए ऑब्जेक्ट को जो हमारे सेम क्लास का कंस्ट्रक्टर होता है उसमें से कॉपी कर देता है एट्रीब्यूट। किस तरह से? इन C++ अ कॉपी कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल कंस्ट्रक्टर दैट इज यूज्ड टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एज अ कॉपी ऑफ एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। एक हमने ऑब्जेक्ट बनाया क्लास का, उसके अंदर जो जो मेरे पास चीज़ें थी उसको कॉपी करके दूसरा बना लिया, ठीक है। इसको कहा जाता है कॉपी कंस्ट्रक्टर ऑफ द सेम क्लास, उसी क्लास का। इट इज़ कॉल्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज पास्ड बाय वैल्यू, रिटर्न बाय वैल्यू और एक्सप्लिसिटली व्हेन अ न्यू ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग ऑब्जेक्ट। ये उस वक्त कॉल हो सकता है जब आप वैल्यू पास करें, रिटर्न करें और या कोई नया ऑब्जेक्ट बनाए, तब भी हो सकता है। तो इसका मैं आपको सिंटैक्स दिखा देता हूँ, इसका पूरा प्रोग्राम नहीं है, इसका आप सिंटैक्स से समझ लें तो काफ़ी है आपके लिए। तो इस दफ़ा मैंने यहाँ पर प्रोग्राम ने लिखा कंप्लीट, मैंने सिर्फ सिंटैक्स से लिख दिया आपको ये कॉपी कंस्ट्रक्टर समझाने के लिए, क्योंकि इसका अगर प्रोग्राम करने बैठ जाए तो वो काफ़ी लेंथी हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसमें सिंपली करना है कि आप जिस तरह क्लास बनाते हैं, क्लास के नेम देंगे, पब्लिक प्राइवेट सेक्शन बनाएंगे तो ऑब्वियसली बनाएंगे, लेकिन सिंटैक्स में जो है नहीं बनाया मैंने, कोई बात नहीं। पब्लिक बनाया, उसके अंदर देखें मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया जो नॉर्मली आप लोग बनाते हैं। बट यहाँ देखें कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने एक पैरामीटर दिया हुआ है, उस पैरामीटर में देखें मैंने लिखा हुआ है कॉन्स्ट माई क्लास एंड अदर। ये जो मैंने लिखा ना लाइन कॉन्स्ट माई क्लास एंड अदर, ये माई क्लास तो मेरे पास वही नाम है जो मैंने क्लास का दिया है, तो ये तो सेम होना चाहिए। तो ये जो लाइन है ना अंदर पैरामीटर वाली, यही होती है कॉपी कंस्ट्रक्टर, ठीक है। ये आपने चाहे जो भी आपकी क्लास का नाम हो, जो भी हो, जैसा भी हो, ये मेरे पास कॉपी कंस्ट्रक्टर है और ये वैल्यू कहाँ से ले रहा है मेरे पास, जो इसका अपना कंस्ट्रक्टर बना हुआ था, ठीक है, वो कहीं ऊपर बना होगा पहले से, उसको हमने कॉपी कर लिया। तो जहाँ माई क्लास लिखा हुआ है यहाँ पर आपकी क्लास का नाम आ जाएगा, बाकी सिंटैक्स जो है वो सेम रहेगा, कॉन्स्ट का लफ्ज़ भी, यहाँ पर रेफरेंस ऑपरेटर भी और अदर भी सेम आएगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपका जो यहाँ पर मैंने कमेंट में लिखा हुआ है रेस्ट ऑफ द क्लास डेफिनेशन, यानी कि यहाँ पर आपका सारा कोड आएगा और यहाँ जो कंस्ट्रक्टर के अंदर जो भी आप करवाना चाहते हैं वो भी आपका इसके अंदर आ जाएगा। तो ये था इसका सिंटैक्स, आई होप आपको ये समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट हमारे पास हैं दो थ्योरी टॉपिक जो कि आपके हैंड्स आउट में, एक है रूल्स फॉर यूजिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, इसके 3 पॉइंट है। तो ये थ्योरी है, ये आप अगर हैंड्स आउट में से रीड कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी, इसको पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली लास्ट टॉपिक है यूज़ ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर, ये भी थ्योरी है, ये भी आपके उसमें पॉइंट्स लिखे हुए हैं, तो ये भी आप हैंड्स आउट से अगर रीड कर लेंगे तो आपको वो समझ में आ जाएगा। बाकी जो समझाने वाली बात थी वो मैंने आपको समझा दी। सो आई होप आप लोगों को ये छोटी सी वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करते जाए, चैनल को बगैर सब्सक्राइब किए देखना है तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब करें। और ये मैं लेक्चर आपको 1 बाय 1 प्रोवाइड कराता जाऊँगा, तो इसमें परेशान नहीं होना कि हमारे फाइनल एग्जाम करीब हैं तो हमारे लेक्चर्स रह गए। तो लेक्चर इंशाल्लाह मैं आपके फाइनल से पहले आपको प्रोवाइड करा दूंगा। और बाकी मुझे एक कमेंट आया था कि हमारे ये लेक्चर जो हैं CS 201 के वो टोटल 50 हैं, बट मेरे पास जो हैंड्स आउट है उसमें 45 लेक्चर्स हैं। तो देख लेता हूँ, मैं पता भी कर लेता हूँ किसी से कि ये वाकई ही 50 हैं या 45 है। तो बाकी जो अपडेट होगी मैं आपको साथ के साथ देता जाऊँगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।